नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट में आपका स्वागत है। और वाईफाई यूजीसी आपके लिए नया चैनल जो कि बिल्कुल आप दोस्तों सभी जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों क्यों ना इस तैयारी को हम बहुत आगे बढ़ाते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए पढ़ा दी थी दोस्तों, प्रेम आश्रय वाली कविताएं अपनी चल रही थी और उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो सूफी काव्य थे उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और सूफी प्रेम आख्यान में सभी कवि आते हैं धीरे धीरे। तो आज के जो हमारे कवि हैं, इसके अलावा वाईफाई स्टडी ने चैनल जो लॉन्च किया वाईफाई स्टडी बैंक, और आज ही नहीं आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दिया हुआ है। आगे दोस्तों ये यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला जो कवि है हमारा वो है लखम सेन पद्मावती कथा। ठीक है ना। जैसे हमने जैसे की पद्मावत पढ़ी है वैसे ये भी है दोस्तों। इसके जो रचयिता हैं वो ईश्वर दास हैं बच्चों। कौन है बच्चों? ईश्वर दास है। और रचना काल की बात करें तो 1459 में इसका रचना काल माना जाता है। कब माना जाता है बच्चों? 1459 जो है उसमें इसका रचना काल है। अगर काव्य की बात करें तो काव्य की जो भाषा है बच्चों इसकी राजस्थानी है। ये बात भी आपको याद रखना है। काव्य की जो भाषा है इसकी वो राजस्थानी है। लखन सेन के चरित्र को विशेषताएं क्या क्या है देखो। लखम सेन पद्मावती कथा का नायक लखम सेन भी अपने एक ढंग का अकेला नायक है दोस्तों। ठीक है ना। लखम सेन जो पद्मावती कथा देखो वो पद्मावत वाली नहीं है, यह अलग से एक पद्मावती कथा है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसके बारे में है। तो यहाँ अपने अलग ढंग का नायक है पद्मावती। सबसे पहले उसे सरोवर में मुख धोते हुए देखता है और उसे देखकर वह मुग्ध हो उठती है। पद्मावती सबसे पहले जो लखम सेन है उसको किसी सरोवर में मुख धोते हुए देखती है और उसको देखते ही दोस्तों वो मुग्ध हो जाती है। वह सुंदर है। क्षत्रिय होते हुए भी वह पद्मावती के लिए ब्राह्मण भेष धारण करता है। ठीक है ना। अब क्या होता है दोस्तों कि जो लखम सेन है वो क्षत्रिय से था, लेकिन वो पद्मावती के लिए क्या करता है दोस्तों? ब्राह्मण का भेष धारण कर लेता है। स्वयंवर में पद्मावती उसके गले में जयमाला डाल देती है। जब उसका स्वयंवर होता है, स्वयंवर तो आप जानते हो, तो पद्मावती उसके गले में क्या डाल देती है? जयमाला डाल देती है ना, जो वरमाला होती है। अतएव है राजकुमार क्रुद्ध हो उठते हैं। जो अन्य राजकुमार होते हैं उस दरबार में वो गुस्सा हो जाते हैं और युद्ध ठानते हैं। वह सबको परास्त कर अपने शौर्य का परिचय देता है। तो लखम सेन क्या करता है दोस्तों? सभी को परास्त कर देता है और अपना शौर्य का जो है वो परिचय देता है। जिस समय वह भुजदंड हो उठ रहा है, उसके शरीर के कण कण में ओज झलक रहा है, उससे विदित होता है कि वह ब्राह्मण नहीं राजा है। तो बिल्कुल जब वो उस समय लड़ाई करता है तो उसको यह एहसास होता है कि वो एक ब्राह्मण जाति से नहीं है, वो एक राजा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दोस्तों, लखम सेन जोगियों के किसी ऐसे संप्रदाय से प्रभावित लगता है जिसकी साधना में नर बलि को महत्व दिया जाता है। जिसकी साधना में दोस्तों नर बलि को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। सिद्धनाथ जोगी के कहने से उसे अपना नवजात शिशु तक दे डालता है। तो सिद्धनाथ योगी के कहने पर वो क्या करता है? एक बच्चा होता है उसका बिल्कुल छोटा सा, उसको भी वो दे डालता है, जिससे वह 4 टुकड़े कर देता है, जिससे घटना उस हृदय से रक्त उत्पन्न हो जाता है। उस बच्चे के दोस्तों 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो अब जिस संप्रदाय से वह रहता है उसमें दोस्तों वहां पर नर बलि को महत्व दिया जाता है। कौन सी बलि को महत्व दिया जाता है बच्चों? नर बलि को महत्व दिया जाता है। और सिद्ध योगी के कहने से उससे वो अपना जो छोटा बच्चा होता है उसकी बलि जो है वो दे देता है। उसके 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं। देखो ये शास्त्रों में लिखा है। पहले जब भी कोई यज्ञ हवन होता था बच्चों तो वहां पर नर बलि दी जाती थी। वह वन में चला जाता है पर पद्मावती का प्रेम वहां भी उसे उद्गिन कर देता है, उसको याद वहां भी आती है। यानी संसार से मोह माया से दूर होकर दोस्तों वह जंगल में चला जाता है, लेकिन वहां भी उसे पद्मावती के जो प्रेम है वो उसे बार बार
उमड़ता है, उसका नाम वह वहां भी जपता रहता है। लखनसेन का परिचय हिंदी के सूफी तथा असूफी प्रेम आख्यानों में विभिन्न प्रकार से है। अगर बात करें तो इनका सूफी कवियों में भी लिया जाता है, और जो असूफी कवि हैं उन प्रेम आख्यानों में भी इसका नाम लिया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सत्यवती कथा, अगली जो कथा है प्रेम आख्यान की प्रमुख कथाओं में से, तो वह है दोस्तों सत्यवती कथा। इसके जो रचयिता हैं वो ईश्वर दास हैं। दोस्तों इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? ईश्वर दास। रचना काल की बात करें तो 1501 ई में। विशेष तथ्य देखो क्या क्या है। अगर इसकी रचना का समय माना जाता है तो दोस्तों 1501 माना जाता है। इसकी क्या विशेषता है? यह अवधि की प्रथम रचना मानी जाती है। अगर बात करें तो दोस्तों ये अवधि भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। इसका नायक ऋतुपर्ण है। अगर बात करें तो इसका जो नायक है वो कौन है भाई? ऋतुपर्ण है। आगे बढ़ते आचार्य द्विवेदी ने से प्रथम सूफी काव्य माना है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम सूफी काव्य कौन सा है, तो आचार्य द्विवेदी ने कौन सा माना है ये भी आपको बताना है। और आचार्य द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है। कई बार यूजीसी नेट और जीआरएफ में दोस्तों इसका रचनाकार भी आपसे पूछ लेता है ईश्वर दास। बच्चों अनअकैडमी पर अपना स्पेशल बैच चल रहा है और अनअकैडमी पर यूजीसी नेट की क्लासेस चल रही है। तो आप अगर वहां प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो अपना रेफरल कोड है गणेश 10। इसमें आपको दोस्तों सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हो। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है बच्चों, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप इस तैयारी को अच्छा कर सकते हो, मतलब बढ़िया है। सबसे पहले अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। आपका गोल सेलेक्ट करना है नाटा यूजीसी। इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ जो भी आप लेना चाहते हो, कम से कम 6 या 12 महीने का कोर्स लें, तभी आप नेट और जीआरएफ क्लियर कर पाओगे। इसके बाद एंटर रेफरल कोड, तो आपको गणेश 10 लगाना है। जैसे गणेश 10 आप लगाते हो तो आपकी फीस में सीधा और सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट पेपर भी इसी में मिलेगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट सेशन होगा, बहुत सारी चीजें इसी में होगी। आगे दोस्तों सत्यवती कथा, ईश्वरदास का कायकृत सत्यवती कथा, जिसमें सत्यवती के सत्य का निरूपण किया है। संवत 1558 विक्रम संवत 1501 में लिखी गई थी। इसका नायक राजकुमार ऋतुपर्ण अभिशाप के कारण कोढ़ी हो जाता है। जो इसका नायक है दोस्तों राजकुमार ऋतुवर्ण होता है, जो किसी अभिश्राप की वजह से उसको कोढ़ हो जाता है। कोढ़ एक प्रकार की बीमारी होती है बच्चों, जो अंग मतलब स्थिर हो जाते हैं, बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसे सत्यवती अपने सत की इच्छा शक्ति करती है, उसे कोई विद्वानों प्रेम आख्यानों में कहा गया कि इसमें प्रेम का निरूपण न कर कवि ने सत का निरूपण किया है। जो सत्यवती है वो अपना प्रेम शक्ति से उसको ठीक कर देती है। तो कई लोग ये कहते हैं कि भैया इस रचना में प्रेम का निरूपण नहीं है, इसमें सत्य का निरूपण है, प्रेम का कोई निरूपण नहीं है बच्चों। आगे है, इस कथा का संक्षेप इस प्रकार है बच्चों। सत्यवती कथानक मथुरा राज्य के राजा चंद्र उदय की कोई संतान नहीं थी बच्चों, याद रखना, बहुत अच्छा सारांश लिखा है मैंने पूरा। उनकी कोई संतान नहीं थी। शिव की आराधना करने पर उनके यहाँ सत्यवती उत्पन्न हुई। वह स्वयं भी शिव भक्त हुई थी। एक दिन वह सरोवर में स्नान कर रही थी तो इंद्रपति नाम का राजा, एक राजा था जिसका नाम था इंद्रपति का लड़का ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते भटक गया है। वह अपना रास्ता भूल जाता है और वो सरोवर में स्नान करने गई थी और सरोवर के पास पहुंच गया। सत्यवती को वह निर्निमेष देखने लगा। निर्निमेष का मतलब समझते हो ना, बिना पलक झपकाए। याद है ना, हिंदी वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है। निर्निमेष का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल एक टकी से देखना। ये बात उसे बुरी लगी। क्रुद्ध होकर उसने अभिशाप दिया जिससे ऋतुवर्ण कोढ़ी हो गया। तो वो बार बार उसको देख रहा था। तो सत्यवती क्या करती है दोस्तों, उसे श्राप दे देती है और वो बालक जो है ऋतुवर्ण, यानी वो जो उसे देख रहा था, वो बच्चों कोढ़ी हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, एक बार शेयर कर दो इसको फटाफट से ताकि सभी बच्चों को इसका पता लग जाए। भाई सत्यवती एक दिन उसका विलाप सुनकर उसके पास गई, पर वह कोढ़ी नहीं है।
कहकर हटा दिया कि वह चली जाए। तो सत्यवती वो विलाप करता है, क्योंकि कोढ़ की जो बीमारी है दोस्तों, बहुत भयंकर बीमारी होती है। आपने कई बार देखे होंगे, अच्छे अच्छे जो मंदिर हैं बड़े बड़े, उनके सामने बैठे रहते हैं, उनके अंग का अपादान हो जाता है, मतलब अंग चले जाना स्टार्ट हो जाते हैं, बुरी तरह वो प्रभावित होते हैं। तो वो भी बिल्कुल विलाप कर रहा था दोस्तों। उस विलाप को सुनकर वो उसके पास जाती है, लेकिन वो सत्य जो ऋतुवर्ण है वो उसे वापस भेज देता है। एक दिन सत्यवती शिव की पूजा कर रही थी। पिता ने उसे भोजन के लिए बुलाया, वह नहीं आई। एक दिन क्या होता है कि वह भगवान शंकर की पूजा कर रही थी, पिता उसे बुलाते हैं, लेकिन वह नहीं आई। इस पर पिता ने सेवकों को आज्ञा दे दी कि वह सत्यवती को कोढ़ी के हाथ सौंप दे। अब देखो कहानी कैसे घूमती है। सत्यवती जी भगवान शंकर की पूजा कर रही थी, पिता ने बुलाया, भाई आजा खाना खा ले। उसने मना कर दिया। तो राजा पहले ऐसे क्षणकी होते थे, तो उसने सेवकों से कहा कि अगर ये मेरी आज्ञा नहीं मानती है तो इसकी शादी किसी कोढ़ी के साथ कर दी जाए। विधाता का लेख होते हैं बच्चों, मतलब एस्ट्रोलॉजी होती है कुछ तो यार। सत्यवती वहां चली गई और निष्ठापूर्वक उसकी सेवा करने लगी। तो वहां से वो चली जाती है, और जो ऋतुवर्ण जिसके शराब से ही वो दोस्तों कोढ़ी बना था, उसकी सेवा वो करने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक दिन ऋतुवर्ण को लेकर प्रभावती तीर्थ करने गई। प्रभावती ने सत्यवती, रास्ते में एक ऋषि तपस्या करे तो उन्हें ठेस लग गई, अतः क्रुद्ध होकर उन्हें अभिशाप दे दिया कि कल तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। उसने कहा कि तुम कल खत्म हो जाओगे यहां से। सत्यवती ने अपने सत्य की गुहार को, जिससे संसार में अखंड रात हो गई, 33 कोटि देव देवता चिंतित हो उठे। मतलब अपने सत्य से उसने क्या किया, संसार में अखंड रात हो गई, मतलब कभी दिन होने वाला नहीं था। उसने कहा ना कल तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो उसने रात ऐसी कर दी कि बच्चों दिन ही नहीं हुआ। ऐसी शक्तियां भी थी पहले। अब पूरे जितने भी देवी देवता थे वो दोस्तों सभी चिंतित हो गए, बड़ी टेंशन हो गई। उनके आशीर्वाद से ऋतुवर्ण सुंदर व स्वस्थ हो गया। फिर देवताओं ने हुआ और राजकुमार के रूप में वह परिणित हो गया। दोनों का फिर विवाह हुआ, जिसमें देवतागण सम्मिलित हुए। पति पत्नी घर आकर माता पिता से मिले। सर्वत्र आनंद की वर्षा होने लगी। तो भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, सभी देवता चिंतित हो जाते हैं, और देवता की वजह से वो वापस फिर वही राजकुमार, एक सुंदर राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। और फिर दोनों की वापस शादियां करा दी जाती है। उस शादी में देवतागण भी उपस्थित रहते हैं और बिल्कुल आनंद के साथ वहां पर वर्षा होने लगती है। इस कथा में कहीं भी प्रेम को नहीं उबारा गया है दोस्तों। सर्वत्र सत्यवती के सत्य की ही महिमा की गई है, प्रेम की बात कहीं भी नहीं है दोस्तों। आपने भी देखो कहानी को मैंने पढ़ा दिया आपको, इसमें सारी जो बात है वो सत्यवती के सत्य की ही कही गई है। अतः इसको प्रेम में आकान कहना उचित नहीं प्रतीत होता है। इसमें वक्ता और श्रोता की पौराणिक शैली अपनाई गई है, पूरी पौराणिक कथा के अनुसार है ये, ठीक है ना। तो इसी को अपन पौराणिक शैली कहते हैं। इसकी भाषा अगर बात करें तो दोस्तों अवधि है। ये भी एक अच्छा लाइन बनती है कि सत्यवती कथा की जो भाषा है वो कौन सी है, तो अवधि है। अगली रचना है दोस्तों मृगावती। रचयिता कुतुबन है। रचना काल 1503 ही में है। विशेष तथ्य, आचार्य शुक्ल ने इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। आचार्य शुक्ल की बात करते हैं दोस्तों, इसको प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। बुहान नहीं, बुहान तो वो खतरनाक शहर है जहां तबाही मचा दी है। मृगावती काव्य के बारे में बात करते हैं। 16वीं शताब्दी के आरंभ में 1503 से 1504 में कुतुबुद्दीन नामक मुसलमान कवि ने मृगावती नाम की से एक प्रेम आख्यान काव्य प्रस्तुत किया है। इस काव्य की कथा है कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की बेटी मृगावती मृगी का भेष धारण कर वन में विचरण कर रही थी। मृगी बनकर वो विचरण कर रही थी। उसने चंद्रगिरि के राजा गणपति देव के पुत्र ने देखा और उस पर आसक्त हो गया, मतलब उसको उससे प्रेम हो गया। प्रेम आख्यान है तो प्रेम में तो यही चलेंगी दोस्तों बातें। उसकी खोज में योगी वेश धारण करके निकला। मार्ग में रूपमणि नाम की राजकुमारी के राक्षस से रक्षा कर विवाह किया। फिर उसे छोड़कर मृगावती खोज में निकल पड़ा। उसके भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं। एक राजकुमारी मिलती है जो कि बिल्कुल राक्षसी भेष में होती है बच्चों,
और जंगल में वो उससे मिलता है और उससे मिलकर वह उसकी रक्षा करता है। रक्षा में वो कहती है भैया अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई नहीं, तुम ही गिरधर गोपाल हो। तो फिर वो क्या करती है, उससे भी वो जो है शादी कर लेता है दोस्तों, ठीक है ना, और वापस मृगावती खोज में निकल जाता है। आगे बच्चों, नाना कष्ट सहते हुए कंचन नगर पहुंचता और वहां मृगावती को राजा करते पाया। वह 12 वर्ष राज करते पाया। वहां वह 12 वर्ष रहा। जब वह लौट न आया तो बुलाने के लिए उसने पिता को दूत भेजा। रास्ते में वह रूपमणि से मिलता और राजकुमार के पास पहुंचा और लौटा आया। अंत में एक दिन आखेट करते हुए राजकुमार की मृत्यु हो गई। मृगावती और रूपमती उसके साथ सती हो गई। इस कथा के आधार पर पीछे अनेक लोगों ने हिंदी और बंगाल में रचनाएं की है। तो ये मृगावती थी दोस्तों, जिसकी कहानी थी राजकुमार की 2 पत्नियां होती है और दोनों ही उसके साथ सती हो जाती है। पहले सती प्रथा बहुत खतरनाक थी बच्चों, है ना, सतियां ज्यादा ही होती थी, एक प्रकार से कुरीति की में भी सम्मिलित होती थी। माधवा काम कंदला गण रचयिता गणपति, रचना काल 1527 में। विशेष तथ्य इस नाम की दिमनी 2 रचनाएं भी कार्य हैं, कुशल लाभ और आलम, दोनों ने इसकी रचना के बारे में माना जाता है दोस्तों। माधव शर्मा ने संवत 1600 विक्रम संवत 1543 में माधवा काम कंदला रस विलास ब्रजभाषा में लिखा, जिसके खंडित प्रति हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में सुरक्षित है। इस कथा को लेकर संवत 1606 विक्रम संवत 1558 में कुशल लाभ की माधवा काम कंदला चौपई लिखी। कुशल लाभ की रचना पूरक कर्तृत्व के रूप में मानी जानी पड़ती है, जिसके अतिरिक्त पुरुषोत्तम वत्स ने माधवा नल कथा खौपई लिखी है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस कथा के आधार पर दामोदर कवि ने माधवा का कथा लिखी, जिसकी एक प्रतिलिपि संवत 1737 विक्रम संवत सन 1680 में है। अतः संवत यह रचना 17वीं शताब्दी के पूर्व की होगी। कवि आलम ने भी संवत 1640 में सन 1583 में इस कथा को अवधि में लिखा। इससे पूर्व लाल कवि ने माधवा नल कथा लिखी है, जिसका कोई प्रति अपनी उपलब्ध नहीं हो सकी है। संवत 1744 में जैसलमेर के जोशी गंगाराम के पुत्र जगन्नाथ ने माधवा चरित्र लिखा है। अन्य कवि राजकेश लिखित माधवा नल संवत 1717 में रचना माना जाता है दोस्तों। माधवा काम कंदला की कथा का कथानक देखिए। माधवा काम कंदला संबंधी घटनाओं का संगठन निम्नलिखित संदर्भों में है। पुष्पावती नगरी में जहां राजा गोविंद चंद्र माधवा नाम का एक सुंदर और एक कलाविद ब्राह्मण रहता था, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है उसके सौंदर्य पर नगर की रमणियों का मुक्त होना, फलत राजा द्वारा उनके नगर में निर्वासित होना है। तीसरा, नगर छोड़कर माधवा का काम सेन के राज्य कामावती, जिसका नाम अमरावती भी है, पहुंचना और राज नर्तकी काम कंदला से नृत्यों का आयोजन करवाना। चौथा है राजा द्वारा प्रहरियों के माधवा का रोक जाना। माधवा का राजा ने यहाँ खबर करना कि बाहर मृत बजाने वालों को एक अंगूठा कटा हुआ है, वह बेसुर बजा रहा है। राजा द्वारा माधवा को सम्मान और पुरस्कार देना। काम कंदला के विवक्ष स्थल पर एक भ्रमर है कि आप बैठने पर नृत्य में विपेक्ष होना, जिससे केवल माधव समझ पाता है। नृत्य समाप्त होने पर काम कंदला की कला पर रीझ कर माधव द्वारा राजा से प्राप्त भेंट का काम कंदला को दिया जाना, दोनों में प्रगाढ़ प्रेम हो जाना है, ठीक है ना। आगे है दोस्तों, कामसेन का क्रुद्ध होना और माधव का नगर में बहिष्कृत होना। बिहारी माधव पर दुख भजन। विक्रमादित्य के राजा उज्जैनी में जाना। राजकीय मंदिर में शरण लेना और दीवार पर अपनी विरह खाता अंकित कर देना। विक्रमादित्य द्वारा विरही माधवा की खोज करना और उसकी परीक्षा लेना। आगे दोस्तों, काम कंदला की प्राप्ति के लिए कामसेन पर विक्रमादित्य की चढ़ाई, काम कंदला की परीक्षा। विक्रमादित्य द्वारा प्रेम युगली का संयोग करना। माधवा और काम कंदला के प्रेम को लेकर काव्य लिखने वाले प्राय सभी कवियों ने इस प्रसंग का उपयोग किया है। गणपति वाचक कुशल लाभ आदि ने इस कथा के पूर्व जन्म की कथाएं भी जोड़ी है। आलम कवि ने माधवा नल कथा की एक ऐसी प्रति का पता चला है जिससे पूर्व जन्म की कथा के बारे में कहा गया है। तो ये थी दोस्तों आपकी प्यारी कृतियां, जो कि आशा करता हूं कि तीनों चारों रचनाएं आपको समझ में आ गई होगी और वो भी बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों अनअकैडमी
पर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको गोल सेलेक्ट करना होगा, नाटा, यूजीसी नेट। इसके बाद बच्चों आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना होगा, ऐसा प्लस डैशबोर्ड खुल के आएगा फिर, ठीक है ना। वेरीफाई और ईमेल एड्रेस वगैरह भी आप कर लेना क्लियर। ये फीस है बच्चों आपकी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 महीने, 12,400, 10,500, 8,400, 5,200 और यह है 2,100 रुपए, ठीक है ना। अब आप 6 महीने या 12 महीने का लो कम से कम, मेरे हिसाब से 2 महीने का, 2 साल का लेते तो बहुत अच्छी बात है। आपको फिर जैसे आपने क्लिक किया, मान लो यहाँ पर आपने लिया 12 महीने, फिर आपसे मुझे एंटर रेफरल कोड तो आपको लगाना है गणेश 10 हिंदी की कक्षा के लिए और प्रथम पेपर की। गणेश 10 जैसे आप लगाओगे तो जो आपकी फीस जो है वो 11,300 बदल जाएगी, यानी सीधा आपको फीस में 10% क्या मिलेगा बच्चों, डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद डेबिट क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। कोर्स की खास बात रहेगी दोस्तों, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, डाउट सेशन होगा, पीडीएफ आपको मिलेगी, डायरेक्ट इंटरेक्शन रहेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्यूज आपको मिलेगी, होमवर्क आपको दिया जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हो दोस्तों, और ये मेरा फेसबुक पेज है, आप यहाँ से भी जुड़कर कोई भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों हिंदी क्लास से आगे भी ऐसे चलती रहेगी बिंदास तरीके से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।